वामपंथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए युवा नेता जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन पर इल्ज़ाम बीजेपी ने लगाए टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होने के, जिन पर तमाम तोहमतें लगी, लेकिन वो शानदार वक्ता हैं, भाषण की कला उनकी पूरे देश जानता है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, जी हाँ, कन्हैया कुमार। कन्हैया जी, शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपको टिकट मिला है मनोज तिवारी के सामने लड़ने के लिए, क्या कहेंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से? सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे दिल्ली की जनता का और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी नेताओं का, और जो इंडिया ग्रुप के सारे पार्टी हैं, सारे दल हैं, उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं का, कि महागठबंधन की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। और मैं समझता हूं कि जो उम्मीद हमारी पार्टी ने और हमारे लीडरशिप ने हमारे ऊपर दिखाया है, उस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और हमारा ध्यान इस बात पर रहेगा कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, वहाँ के जो लोग हैं, 24 लाख के करीब जो वोटर हैं, और वहाँ पर रहने वाले जो तमाम लोग हैं, सभी जाति और धर्म के लोग, अलग अलग भारत के क्षेत्र से आकर के वहाँ जो बसे हुए लोग हैं, या सदियों से जो वहीं रहते आए हैं, जिनका कहते हैं कि प्राचीन गांव हैं, जो पुराने गांव हैं, उसके जो लोग हैं, सब लोगों के हित को हम सुरक्षित रखें, उनके बीच में आपसी एकता रहे, बंधुत्व रहे, और जो है वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो, जितना मुझे जानकारी मिली है, जितना मैं उस क्षेत्र के बारे में समझता हूँ, क्योंकि मैं जब पहली बार दिल्ली आया था तो ये महज संयोग ही है कि मैं वहीं जा कर के रहा था। नेहरू विहार में मैं रहता था। आपको मालूम है कि मैं बिहार से आता हूँ, और बिहार से लोग दिल्ली आते हैं या तो जो है मजदूरी करने का सपना लेकर के आते हैं, या आईएएस बनने का सपना लेकर के आते हैं। हमारा परिवार तो जो है मजदूरी ही करता था, तो जो है हम भी यहाँ आए थे यूपीएससी के तैयारी के सिलसिले में, और मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, उन इलाकों में रहना हुआ है, तो उस इलाके से परिचित हैं। तिमारपुर से आपको जो बुराड़ी है उस इलाके से, जो नॉर्थ कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो भी उस तरफ ही पड़ता है, मलकागंज और बाकी जगहें। तो एरिया के बारे में जितना मालूम है, जितना देखा है, मेरा मानना है कि 2009 में जब कांग्रेस पार्टी के सांसद वहाँ से हुए, जेपी जी, और यूपीए की सरकार थी, वो जिन विकास कार्यों को वहाँ पर लेकर के आए अपने सरकार के माध्यम से, उसके बाद से बतौर सांसद मुझे लगता है कि नंबर तो वो गिनाते हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं दिखा सकते हैं। जैसे उस इलाके में एक बड़ी समस्या है कि अगर कोई किसी इंसान को हार्ट अटैक आ जाए, तो जो मरीज है, अस्पताल पहुंचने से पहले उसके साथ जो है दुखद घटना हो सकती है। तो अच्छे अस्पताल कैसे बने, अच्छा जो स्कूल है उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, सड़कें कैसे और दुरुस्त हो, पानी की समस्या कैसे ठीक हो, ट्रैफिक की समस्या कैसे दुरुस्त हो, इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। और मेरा मुकाबला किसी व्यक्ति से नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। एक तरफ अगर उन्होंने 10 साल काम किया है तो वो अपना काम गिनाएं कि क्या काम वो किए हैं, और हम जो है अब जनता के बीच में अपना एजेंडा लेकर के जाएंगे कि अगर आप हमको मौका देते हैं, अगर आप अपना आशीर्वाद देते हैं, तो हम क्या काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दों की लड़ाई है, और वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे ढूंढा जाए, ये इस बात की लड़ाई। लेकिन सामने जो शख्सियत है मनोज तिवारी, भोजपुरी अभिनेता भी हैं, तमाम गाने गाते हैं, और उस इलाके में तमाम भोजपुरी या यूपी बिहार के लोग भी रहते हैं, उनको लुभाने के लिए वो काफ़ी उनके पास चीज़ें हैं, वो भजन भी गाते हैं, मोदी जी के लिए भी भजन उन्होंने गाए हैं तमाम, और एक बड़ी शख्सियत है, 2 बार से जीत रहे हैं, और शीला दीक्षित को हराया था उन्होंने। बहुत अच्छी बात है, बड़ी शख्सियत हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ी शख्सियत जब वहाँ पर हैं 10 साल से, तो वहाँ की जनता को जो है इसका लाभ मिल रहा होगा, बड़ी शख्सियत के होने का वो लाभ वहाँ उठा रहे होंगे। और मुझे लगता है कि ये बात ना किसी भी इलाके के लिए, चाहे वो दिल्ली हो या भारत का कोई भी इलाका हो, देखिए हमारी सबसे अच्छी बात क्या है ना भारतीय होने की, कि ये विविधताओं वाला देश है। यहाँ आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर भाषा के लोग जो है वहाँ पाए जाते हैं, भोजपुरी बोलने वाले भी लोग भी हैं, मैथिली बोलने वाले लोग। गाने गाएंगे तो आप क्या करेंगे? गाने गाएं, अच्छी बात है। गाना जो है कोई बुरी बात तो है नहीं, गाना गाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। जनता उनसे प्रभावित होगी। हाँ तो हो, जनता, हम तो कहते हैं कि जनता जिससे भी प्रभावित हो, इसमें कोई, लोकतंत्र में जो जनता को प्रभावित कर सके, अगर जनता गाने उनका सुन करके प्रभावित हो रही है तो ये खुशी की बात है। 10 साल से तो हो रही, तो ठीक है। इसमें कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला मुद्दों का है, गाना गाने का नहीं है।
अगर उनके मुद्दे जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने किया है और जनता को लगेगा कि उन्होंने किया है, तो जो है जैसा आप कह रहे हैं जनता फिर उनको मौका देगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है, जनता को लगता है कि नहीं ये जो है जो वादे करते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं, जो है ये क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं करते हैं, तो फिर उसका फैसला जनता लेगी। हमारे कार्यक्रम में वो आए, उनसे पूछा गया कि आपके सामने कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के सामने उम्मीदवार होने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि कौन है ये, मैं पहचानता नहीं। हाँ नहीं, हमको क्यों पहचानेंगे, कन्हैया को नहीं पहचानते हैं, कन्हैया को पहचानने की क्या ज़रूरत है। हो सकता है कि उनको कन्हैया शब्द से भी दिक्कत हो, लेकिन हमको तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम मनोज जी को जानते हैं, और मनोज जी को हम तब से जानते हैं जब वो राजनीति में नहीं थे, यार जब राजनीति में आए थे तो भाजपा के विरोध में थे, तो हम उनको जानते हैं, हम बहुत दिन से जानते हैं, उनके बहुत सारे गाने सुने हैं, हम उनको जानते हैं। वो हमको जाने ना जाने, और एक बात, मुझे जान करके क्या मिलेगा उनको, जिसको जान करके उनको कुछ मिलेगा उसको वो जानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसका फ़ोटो लगाते हैं, उसका जो है अपने मोबाइल में हो सकता है वॉलपेपर रखे हों, उनकी पूजा करते हों। ये देखिए, ये उनका विचार है, मेरा विचार नहीं है। कोई गाना उनका पसंद है आपको? बहुत सारा गाना है उन्होंने, कोई उनका खास पसंद? गाना वो गाए हैं, लिखा उन्होंने नहीं है। वरुण ग्रोवर ने एक गाना लिखा था, आप लोग भी सुने हो, जिया हो बिहार के लाला, उसको वही गाए थे, तो वो गाए थे, गाना उन्होंने लिखा नहीं है। गाने में क्या होता है ना कि एक गाना गाया जाता है, एक गाने को लिखा जाता है, तो उसके बोल भी महत्वपूर्ण होते हैं और आवाज़ भी महत्वपूर्ण होती है, तो वो आवाज़ देते हैं, बोल कोई और देता है। बाकी हो सकता है कि कुछ गाने उन्होंने खुद भी लिखे हों जो बहुत मशहूर हो, वो मुझे याद नहीं है, वो शायद आपको याद हो। अच्छा, एक बात और है कि जब आप चुनावी मैदान में उतरे हैं तो एक बात कही जा रही है कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से पिछली बार लड़े थे और पिछली बार वो वहाँ से हार गए, और कांग्रेस भी चाहती थी, कन्हैया भी चाहते थे कि बेगूसराय से वो लड़ें। वहाँ से जब टिकट नहीं मिल पाया तो आप दिल्ली आ गए, तो मतलब आपको एक टिकट देना था इसलिए दे दिया, ऐसा है क्या? देखिए, एक बात तो मैं बता दूं, आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं ये बात हो सकता है कि आपको मुझसे थोड़ी प्रेम हो तो नहीं पूछ पा रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है ना, बिहारी आदमी है, बिहारी को अपने ही देश में बाहरी कहना ये कोई नई बात नहीं है। लोकसभा का चुनाव है ना सर, मोदी जी भी तो बनारस के नहीं है ना, बनारस में तो नहीं पैदा हुए, गुजरात में पैदा हुए हैं। और मैं ऐसे जो है भाजपा के 20 नेताओं का नाम गिना सकता हूँ कि वो जहाँ पैदा हुए वहाँ चुनाव नहीं लड़ते थे। लेकिन मैं ये बात बार बार बोलता हूँ, ऑन कैमरा बोलता हूँ कि जहाँ इंसान पैदा होता है, जहाँ रहता है, उसकी गलियों से, उसके रास्तों से वो वाकिफ़ होता है, और उसके साथ जो है उसका एक भावनात्मक लगाव होता है और एक कंफर्ट होता है। मैं एक कहानी कई बार लोगों को सुनाता हूँ कि मैं जब पहली बार दिल्ली आया, बस में चढ़ा, बस में चढ़ते ही कंडक्टर बोला कि बिहारी हो, तो हम खुश हो गए, इसको कैसे पता चल गया कि हम बिहारी हैं। हम बोले कि आपको कैसे पता चला। तो बाहर जब आप जाते हैं तो वहाँ की चीज़ों के साथ आप सामंजस्य बिठाते हैं, तालमेल बिठाते हैं, रहते हैं, सीखते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मैं 2009 में दिल्ली आया था और मनोज जी से पहले जो है उस इलाके में रह रहा हूँ जहाँ से वो सांसद हैं। नहीं, आप इससे जवाब नहीं दिया। आप क्या पहले आपकी प्राथमिकता बेगूसराय से बिहार से लड़ने की थी? देखिए, प्राथमिकताएं राजनीति में व्यक्तिगत नहीं होती है, सामूहिक होती है। व्यक्तिगत जो है ना, जीवन में जो है व्यक्तिगत प्राथमिकताएं होंगी, राजनीति तो एक सामूहिक चीज़ है ना, एक जो है पब्लिक अफेयर है, पर्सनल अफेयर तो है नहीं। ये कोई गर्लफ्रेंड चुनने वाली बात नहीं है ना, ये तो अपना जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनने की बात है। इसका फैसला कोई व्यक्ति नहीं लेता है, इसका फैसला हमेशा पार्टी लेती है, और पार्टी जो है राजनीतिक परिस्थितियों को देख करके इसका फैसला देती है। मेरे लिए ये जो है एक जिम्मेवारी है, अवसर नहीं है। जिम्मेवारी है कि पार्टी ने हमारे कंधों पे जिम्मेवारी दी है कि आप इंडिया अलायंस के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाइए, जनता का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त कीजिए, और जो 543 सीट है उसमें से एक सीट अगर हम सुनिश्चित करके लाएंगे तो हम बहुमत के आंकड़े को प्राप्त करेंगे, तभी तो वो जो 5 न्याय है उसकी गारंटियों को हम लागू कर पाएंगे। सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तमाम लोग ये कहते हैं, जो जानकार हैं सियासत के, खासकर बिहार के, कि कन्हैया में वो हुनर है कि तेजस्वी यादव को लगता है कि कन्हैया कहीं बिहार में आ गए तो हमारे लिए एक चुनौती बन जाएंगे। हमारा जो है चुनाव नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से है और यहाँ आरजेडी चुनाव नहीं लड़ रही है, और आरजेडी इंडिया अलायंस का पार्ट है। अच्छा, एक और सवाल है कि बीजेपी, जैसे ही आप आए तो मनोज तिवारी हो या बीजेपी हो, तमाम लोग कहने लगे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कन्हैया कुमार आ गए। आखिर ये है क्या मामला टुकड़े टुकड़े गैंग का? वो नारे कहाँ गए? अफजल हम नहीं, वो आपको भी पता, नारे तो आपको भी पता है, इतने दिन से पत्रकारिता सफाई एक बार आप दे दी। नहीं, हम सफाई क्यों देंगे? सफाई तो जो है, जो आरोप लगा रहे हैं वो दें। मेरा सिंपल सा कहना है कि हमारे बारे में जो हमारे विरोधी हैं वो अच्छी बात तो नहीं कहेंगे ना, खराब बात ही कहेंगे ना, अच्छा बात कैसे बोलेंगे?
लेकिन जब वो किसी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं तो अपना हाथ भी तो गंदा करते हैं ना। जब ये बात वो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, बताइए 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनसे तो चाइना थर थर काँपता है। जिससे चाइना थर थर काँपता हो उसके एक साधारण व्यक्ति, 543 सीट पे चुनाव हो रहा है, 2 बार के प्रधानमंत्री, एक साधारण व्यक्ति जिसका जो है कोई अदानी जैसा दोस्त नहीं है, एक सिंपल आदमी है ना, और 10 साल से वो सरकार में है, चुने हुए 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया है। ये अगर वो आरोप लगाते हैं ना तो वो अपनी ही नाकामी का बयान कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है तो मेरा सिंपल सवाल है, गृह मंत्री कौन है? बीजेपी का। प्रधानमंत्री कौन है? बीजेपी का। और जब हमने जो है सुना, दूसरे पत्रकार ने मुझे पूछा कि मनोज जी भी कह रहे थे, तो मनोज जी आप क्या कहना चाहते हैं कि जय शाह के पिताजी जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं? और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब यह बात पार्लियामेंट में पूछी गई, जब इसका आरटीआई करके सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। तो झूठ बोलने दीजिए, झूठ पे हम क्यों सफाई दें? सफाई तो वो देना कि अगर ऐसा है, ऐसी अगर कोई बात हुई है जिसका वो दावा कर रहे हैं, इसमें अगर कोई भी सच्चाई है तो कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि आपकी देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं वो लोग। उनके उठाने से क्या होता है? मैं शहीद सेना के परिवार से आता हूँ, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आता हूँ, और सवाल वो मेरे ऊपर नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? मुझे पुरस्कृत करेंगे क्या? मेरा सिंपल एक सवाल है कि मेरे और भी साथियों पे वो सवाल उठा रहे थे, वो आज जब बीजेपी में चले गए हैं तो वो सवाल का क्या हुआ? इस सवाल का जवाब जो है, जब भी आपको इंटरव्यू दे दें प्रधानमंत्री जी, हालांकि वो आपको देंगे नहीं, जब भी दे दें तो उनसे ज़रूर पूछिएगा। अच्छा, एक अब बड़े प्रोस्पेक्ट में बात करें कि पहले चरण का चुनाव हुआ है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है जो बहुत चर्चित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि ये सवाल पूछ के बार बार प्रधानमंत्री का वो बयान चलाते रहते हैं, क्यों बहाना ढूंढ रहे हैं उस बयान को बार बार बोलने का? उससे इस देश की जनता का क्या भला होगा? प्रधानमंत्री को तो ये बताना चाहिए ना कि देश में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसके लिए प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, महंगाई को कम करने के लिए प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, देश में अमीरी गरीबी की जो खाई बढ़ रही है उसके लिए प्रधानमंत्री क्या करेंगे। वो कह रहे हैं कांग्रेस जो है महिलाओं के मंगलसूत्र तक लेके और ज्यादा संख्या वाले कांग्रेस के बारे ज्यादा बच्चे उनको दे कांग्रेस देगी। के बारे में वो कहने के लिए उनके पास कुछ भी नया नहीं है। इससे ज़्यादा जो है ख़राब बातें वो कांग्रेस के बारे में बोलते रहते हैं। हम कहते हैं कि कांग्रेस को गाली देने से जो है ना देश के लोगों को रोटी नहीं मिलेगी। कांग्रेस को गाली देने से जो देश के लोगों को, मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र ये भी कहा उन्होंने। ठीक है, उनको ये भी कहने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को गाली देने से अगर देश के लोगों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो जाए, अगर सड़कें अच्छी हो जाएं, अस्पताल अच्छा हो जाए, कांग्रेस को कितना भी गाली दीजिएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा कि कोविड में लोगों की जान चली गई। कोविड में जो है हज़ारों किलोमीटर, मैं बिहार से आता हूँ, यहीं से दिल्ली से गुड़गांव से पैदल चल के गए लोग, साइकिल पे चढ़ के गए। इसका सवाल का जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। कांग्रेस को गाली नहीं देंगे तो किसको गाली देंगे? मैं तो बार बार कहता हूँ कांग्रेस को तो उनको गाली देना पड़ेगा ना, क्योंकि कांग्रेस उनकी विरोधी पार्टी है। वो गोडसेवादी विचारधारा के हैं, कांग्रेस जो है वो गांधीवादी विचारधारा का है। तो गोडसेवादी लोग जो है गांधीवादी लोगों को गाली देंगे, बहुत स्वाभाविक बात वो है। कहते हैं आपकी बार 400 पर। अच्छा, खुशी की बात है। तो वो फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं? जब 400 हो ही गया तो क्यों 75 साल की उम्र में इतना मेहनत करवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी को? कितना जो है मशरूम खा खा करके गाल लाल हो गया है, जो है वो उनको क्यों मेहनत करा रहे हैं? जीत ही गए हैं तो आराम से रहें, क्यों तब जो है। वो जो मुद्दे बता रहे हैं वो बड़े मुद्दे बता रहे हैं। वो कह रहे हैं धारा 370 हटी, राम मंदिर बना, ट्रिपल तलाक खत्म लोग किया। नौकरी मांग रहा है सर, मैं भी घूमता हूँ लोगों के बीच में, लोग रोजगार मांग रहे हैं, लोग कह रहे हैं महंगाई कम हो जाए। देखिए पेट्रोल चला गया 100 पार, सोना चला गया 73,000 पार, डीजल चला गया है 90 पार, ठीक है। बेरोजगारी जो है वो चला गया है 20% पार, महंगाई जो है वो पार चला गया है 400% पार। अब वो कह रहे हैं 400 पार, तो सुनिए, उनका बोलने का काम है, हम लोग सुनते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि परिवारवाद, तो वो कहते हैं परिवारवाद जो कांग्रेस कहती है कि हमारे यहाँ कोई नेता का बच्चा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो पीढ़ी दर पीढ़ी नेतृत्व गांधी परिवार के पास रहता है। ये कांग्रेस का परिवारवाद और बाकी परिवारवाद अलग अलग। उसके लिए तो पीढ़ी भी होना पड़ेगा। पीढ़ी होने के लिए जो है रिश्ते निभाने पड़ेंगे, बात समझ रहे हैं। और जिनके कांग्रेस में पीढ़ी दर पीढ़ी था, वो तो उसमें से कई अभी भाजपा में हैं, वहीं बैठे हुए हैं, उनके ही गांधी परिवार पर। अच्छा, मतलब एक ही परिवार का परिवार ही कांग्रेस को। अच्छा, बाकी परिवार का परिवारवाद नहीं है, सिर्फ एक ही परिवार का परिवारवाद। कांग्रेस को गांधी परिवार ही कंट्रोल करता है। देखिए, ये हिपोक्रेसी ना देश की जनता समझने लगी है। आप भी इसमें मत फंसिए, देश के मुद्दे का सवाल पूछिए। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये जरूरी है देश को बताना, ये जरूरी है देश को समझाना।
सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कब से आप आखिरी क्यों, और सवाल पूछेगा? अभी चुनाव है, कैंपेन करेंगे। नहीं, कैंपेन कब से शुरू कर रहे हैं और आपके लिए कौन सा राष्ट्रीय मुद्दे कौन कौन से होंगे जनता के बीच जब आप जाएंगे? देखिए, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और हम सब का आत्मसम्मान। अमीर का भी आत्मसम्मान, गरीब का भी आत्मसम्मान। आत्मसम्मान किसी को जो है ना, उस पर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। आज़ाद देश में है, हम सब नागरिक हैं। नेता नेता होता है, जो है सम्राट नहीं होता है, और नागरिक नागरिक होता है, प्रजा नहीं होता। मोदी बनाम कौन, वो आपके पास नहीं है? मोदी बनाम जनता, मोदी बनाम जनता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कन्हैया कुमार, जिनका कहना है कि उनके जो मुद्दे होंगे वो महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता से जुड़े मुद्दे होंगे, और चुनाव होगा मोदी बनाम जनता का। दिल्ली से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9।